नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक साम्य चैप्टर का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम आज स्टार्ट करेंगे साम्य स्थिरांक के व्यंजक और उसकी इकाइयाँ। तो इनकी इकाइयों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं स्टार्ट करता हूँ एक समीकरण से। तो यहाँ पर आप देखोगे एक समीकरण मैंने लिखा है CaCO3 एस का मतलब यहाँ पर है सॉलिड स्टेट, ये ठोस अवस्था में है CaCO3। उसके बाद CaO प्लस CO2 में ये टूटता है। तो CaCO3 CaO प्लस CO2। CaO जो है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है और CO2 जो है यहाँ पर गैसीय अवस्था में। G का मतलब है गैसीय स्टेट, ठीक है, गैसीय अवस्था में। तो यहाँ पर ये स्टेट जो है, इनकी अवस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो CaCO3 जो है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड अवस्था में है, और CaO जो है ये भी सॉलिड में है, और CO2 जो है यहाँ पर ये गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है हर जगह लागू होगा इस चैप्टर में। जैसे कि सॉलिड स्टेट आ जाए जहाँ पर, तो वहाँ सॉलिड स्टेट में यहाँ पर आपको जो है सक्रिय द्रव्यमान उसका एक मानना है, ठीक है। सॉलिड स्टेट जहाँ पर लिखा हुआ है उनका एक मान के चलना है। जैसे कि इनका हम KE लिखेंगे, तो KE कैसे लिखना है, मतलब KE का मतलब होता है साम्य स्थिरांक। तो KE लिखने के लिए हमको सबसे पहले प्रोडक्ट बटे जो है रिएक्टेंट करना होता था। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है CaO और दूसरा क्या है CO2। तो इनका मल्टीप्लाई होता था, मैंने पहले भी समझाया था, पिछली वीडियोज़ को आप देखिए, वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, गुलबर्ग का नियम। तो CaO इंटू CO2 बटा CaCO3। लेकिन ये गलत है बिल्कुल। क्यों है ये गलत? क्योंकि यहाँ पर CaO जो है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है और CaCO3 ये भी सॉलिड में है। इनका एक मान के चलना है। तो एक मानेंगे तो यहाँ पर CaO की जगह पर एक रख देंगे और नीचे CaCO3 की जगह पर भी एक रख देंगे। तो एक का मतलब जो है एक को लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो एक का गुना CO2 से करेंगे, बटा में एक का भाग देंगे तो CO2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या रहेगा CO2। तो KE किसके बराबर हो गया? CO2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सॉलिड का जो है सक्रिय द्रव्यमान एक मान के चलना है। तो सक्रिय द्रव्यमान जहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ है वहाँ पर एक रखना है आपको। तो ये आपका KE का मान आ जाएगा, ठीक है। तो KE निकालना है तो आपका KE क्या आएगा इस समीकरण के लिए? CO2 आएगा। पहले वाला गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि यहाँ पर हमने Ca और CaCO3 का मान हमने यहाँ पर नहीं रखा था। अब इनकी इकाई की बात करें तो इकाई कैसे लिखते हैं इनकी? तो इसके लिए इकाई लिखना है हमको। तो KC की इकाई लिखनी है, फिर KP की लिखेंगे, ठीक है। तो KC की इकाई लिखने के लिए क्या करना है उस समीकरण में? तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखें, KC की इकाई लिखने के लिए तो KC क्या होता है, यहाँ पर देखिए मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर होता है सांद्रता। सांद्रता का क्या होता है मात्रक? मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर KC लिखना है हमको। तो KC के लिए क्या करना है, यहाँ पर CO2 की जगह पर आपको मोल प्रति लीटर लिख देना है, और इसके ऊपर कोई घातांक है नहीं, तो ये केवल क्या रहेगा? मोल प्रति लीटर ही, ठीक है। और KP जो होता है ये आंशिक दाब के संदर्भ में निकालते हैं हम गैसों के लिए। तो KP जो होता है ये क्या होगा, यहाँ पर ATM होगा, या फिर ATM को हम वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 की जगह पर केवल में जो है यहाँ पर ATM है, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण देखोगे तो उससे आपको और फिर क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। N2O4 किसमें जो है 2NO2 में बदल रहा है, ठीक है। तो 2NO2 में टूट रहा है। तो यहाँ पर जो है ये गैसीय अवस्था में है। 2NO2 जो बना था वो भी गैसीय अवस्था में है, और 2NO2 से वापस क्या बन रहा है? N2O4, मतलब ये साम्य अवस्था में। ये समीकरण जो इस प्रकार का जो साइन होता है वो किसका होता है? साम्यता का, ठीक है, इक्विलिब्रियम का। तो मतलब इसका मतलब हो गया कि इसमें दोनों अभिक्रिया चल रही हैं, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। अब यहाँ पर इनके लिए KE हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? KE मैंने क्या बताया था? प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट करना था। उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान इंटू उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। तो उत्पाद का क्या है यहाँ पर? NO2 है, और इसके आगे जो होता है वो घात में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर NO2 लिख लिया, और इसके ऊपर इसके आगे 2 था तो वो घात में चले जाएगी। तो NO2 की पावर क्या आ जाएगी? यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है N2O4 है, तो नीचे क्या रख लेंगे हम? N2O4 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर सॉलिड स्टेट नहीं था, इस वजह से सॉलिड स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर गैसीय अवस्था में है। तो गैसीय में तो दोनों को लिखेंगे, सॉलिड होता तो इसकी जगह पर एक मान लेते, ठीक है। लेकिन ये गैसीय अवस्था में दोनों कंडीशन, तो यहाँ पर जो है ये सेम टू सेम रहेंगे। अब यहाँ पर जो है ये KE का मान आ गया। अब हमसे यदि इकाई पूछी जाए कि यहाँ पर जो है KC की इकाई क्या होगी इस समीकरण के लिए, तो आपको कैसे लिखनी है? देखिए,
एक के लिए हमेशा किसी भी एक प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की बात करें तो उसके लिए मोल प्रति लीटर होगी, लेकिन इसके ऊपर घातांक है, उस हिसाब से आपको घात भी उसके ऊपर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे Kc की क्या होती है, यहाँ पर NO2 की जगह पर मोल प्रति लीटर रखना है तो मोल प्रति लीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो N2O4 की जगह पर भी मोल प्रति लीटर रखना है, लेकिन इसके ऊपर घात नहीं है तो ये मोल प्रति लीटर ही रहेगी। अब देखिए नीचे वाला जो है उसके ऊपर एक घात भी लगा देंगे आप, तो एक का मतलब एक ही होता है, एक मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं, एक ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से मैंने यहाँ पर कोई घातांक नहीं लिखी है, क्योंकि N2O4 के ऊपर एक है, एक लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक नहीं लगाया है। तो यहाँ पर आप देखोगे मोल प्रति लीटर एक घातांक थी, तो ऊपर ले जाएंगे इसको तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोल प्रति लीटर जो 2 था, ये नीचे वाला जो है एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी यूनिट Kc बराबर मोल प्रति लीटर की पावर 2 - 1, ये यूनिट होगी इसकी। नेक्स्ट देखोगे आप Kp की यूनिट कैसे निकालनी है। NO2 की जगह पर यहाँ पर P जो है, P का मतलब यहाँ पर ATM रखना है यहाँ पर, क्योंकि दाब की बात कर रहे हैं तो दाब के लिए जो है यहाँ पर एक के लिए NO2 के लिए अभी यहाँ पर ATM रखेंगे, मतलब वायुमंडल रखेंगे। ATM का मतलब एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऊपर लगा हुआ तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे वायुमंडल के ऊपर। ठीक है, नीचे 1 है तो इसके ऊपर जो है 1 रख दिया मैंने, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 है, ऊपर जो है 2 है। अब नीचे वाली घातांक ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, तो वायुमंडल की पावर क्या हो जाएगी 2 - 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है इसकी इकाई या मात्रक हो जाएगा वायुमंडल की पावर 2 - 1। 2 - 1 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया, तो वायुमंडल की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर साम्य स्थिरांक के व्यंजक और उसकी इकाई के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हमने लिया H2O किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में। दूसरा H2O जो बदला है वो है H2O गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये समीकरण इसमें, तो यहाँ पर H2O गैसीय अवस्था में, यहाँ पर जो है ये लिक्विड फेज में है। तो यहाँ पर Ke हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है लिक्विड फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सॉलिड और लिक्विड का हमेशा क्या रखना है, हमको एक रखना है। यहाँ पर लिक्विड फेज में तो लिक्विड का भी हमेशा एक माना जाता है। ठीक है, जहाँ पर आपको सॉलिड और लिक्विड दिख जाए तो उसके लिए क्या है यहाँ पर एक रख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिक्विड फेज में H2O, तो इसके लिए क्या रखेंगे हम एक रखेंगे। ठीक है, क्योंकि H2O जो है यहाँ पर एक तरह से क्या है सॉल्वेंट है, विलायक है, जो कि क्या होता है ज़्यादा मात्रा में होता है, उसमें कोई चीज़ मिलाई जाती है, तो विलायक के लिए क्या रखते हैं हम, इसके लिए एक रखते हैं H2O के लिए। तो यहाँ पर Ke का मान क्या आ जाएगा H2 आ जाएगा, क्योंकि H2O बटे अपन H2O की जगह पर एक रखेंगे तब भी H2 ही आना है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है H2O Ke मतलब साम्य स्थिरांक। Ke का मतलब है साम्य स्थिरांक, E का मतलब है यहाँ पर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसकी यूनिट आपसे पूछी जाएगी कि Kc क्या होगा, इस फॉर्मूले के लिए Kc की इकाई क्या होगी। पहले तो आपको ये समीकरण देगा, फिर पूछेगा आप इस फॉर्मूले के लिए Kc की जो है इकाई बताइए। तो आपको Kc की इकाई कैसे निकालनी है इस फॉर्मूले के लिए, यहाँ पर H2O है तो H2O की जगह पर आपको मोल प्रति लीटर रखना है, और जो इसकी घातांक है वो 1 है। कोई घातांक नहीं लगी होती है किसी चीज़ के ऊपर, तो इसका मतलब होता है 1 मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मोल प्रति लीटर क्या हो गई, इसकी पावर 1 हो गई। ठीक है, बटे में कोई है ही नहीं, तो ये सेम टू सेम इसकी क्या हो गई इकाई हो गई। अब Kp निकालना है, तो Kp में यहाँ पर जैसे हम मोल प्रति लीटर रखते थे, C का मतलब था यहाँ कंसंट्रेशन, सांद्रता के लिए मोल प्रति लीटर होता था। यहाँ पर P का मतलब है प्रेशर, प्रेशर के लिए क्या होता है वायुमंडल। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के लिए निकालना है हमको, तो यहाँ पर वायुमंडल की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर H2O की पावर 1 है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गई है Kp की यूनिट जो है वायुमंडल की पावर 1 हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझाता हूँ आपको, तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये लास्ट एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने लिया Cu, ये सॉलिड स्टेट में, यहाँ पर Cu, यहाँ पर 2Ag जो है ये आयनिक अवस्था में है। ठीक है, Ag प्लस है, और ये भी सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पर Cu+2 जो है ये भी सॉलिड स्टेट में लेकिन आयनिक अवस्था में है, और यहाँ पर 2Ag जो है ये भी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, लेकिन आयनिक नहीं है। आयनिक अवस्था में कहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आयनिक अवस्था में 2 कंडीशन है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, जहाँ पर आयनिक अवस्था आपको दिख रही है केवल वही लिखना है। सॉलिड अवस्थाओं को मैंने आपको बता दिया था, एक मानना है आपको। जहाँ जहाँ सॉलिड आपको दिख रहा है उनके लिए आपको क्या मानना है, एक मानना है। मैंने आपको बता दिया सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या माना जाता है, सक्रिय द्रव्यमान का मान 1 माना जाता है।
अब देखिए इसके लिए कैसे रखेंगे हम, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सा हो गया, ये है। आयनिक अवस्था में सॉलिड जो होते हैं उनके लिए तो लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो है आयनिक अवस्था में नहीं होते हैं उन सॉलिडों के लिए हम नहीं लिखते। तो ये आयनिक अवस्था में नहीं है, ये भी आयनिक में नहीं है, तो इनका क्या मानेंगे हम, सक्रिय द्रव्यमान 1 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्रोडक्ट का ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट का ऊपर लिख दिया। इसको तो लिखना ही नहीं है क्योंकि ये छोड़ देना सॉलिड अवस्था में है, लेकिन आयनिक नहीं है। आयनिक होता तो लिख लेते हैं, ठीक है। आयन नहीं है, इसके ऊपर +2 है ना, इस पे, इस वाले पर तो आयन है, इस वजह से इसको लिख लेंगे। Cu+2 लिख लिया। प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट वाला लिखते हैं, तो रिएक्टेंट इधर वाले हैं, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, इधर वाले अभिकारक, और ये इधर वाले जो है प्रोडक्ट हैं, और इधर वाले जो है रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इसका नहीं लिखना था, तो इसका लिख लिया ऊपर, ठीक है। और इस इधर जो है इसका नहीं लिखना था, किसका लिखेंगे, Ag का लिखेंगे। तो यहाँ पर Ag+ रख लिया, और Ag+ के आगे क्या रखा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो इसके घातांक में 2 चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, Cu+2 बटा Ag+ की पावर 2। अब इसके लिए इकाई हमको लिखनी है, तो इकाई कैसे लिखनी है, देखिए। इकाई लिखने के लिए पहले Kc की इकाई हम लिखते हैं। तो Cu+2 की जगह पर मोल प्रति लीटर रखेंगे, और इसकी पावर जो है 1 है, तो 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब दूसरा जो है Ag+ है, Ag+ की पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मोल प्रति लीटर की पावर क्या रखेंगे, 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी मोल प्रति लीटर की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ये तो हो गया किसके लिए, Kc जो है इसके लिए हो गया। अब ऊपर भी आप ले जाना चाहें तो ऊपर ले जा सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 2 हो जाएगा। यदि इस मोल प्रति लीटर को ऊपर ले जाओगे आप, तो मोल प्रति लीटर की पावर क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर Kp आपको निकालना है इस फॉर्मूले के लिए। तो कैसे निकालोगे आप Kp, तो Kp निकालने के लिए आपको वायुमंडल की पावर क्या रखना है, यहाँ पर Cu+2 की जगह पर वायुमंडल, और इसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर Ag+ जो है इसकी पावर क्या है, 2 है, तो वायुमंडल की पावर 2 रख दिया मैंने, ठीक है। तो ऊपर ले जाओगे तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायुमंडल की पावर 1 - 2, ठीक है। 2 वाले को नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है, ओके। तो इस प्रकार आप जो है Kp भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट पेज निकालते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, इसके बाद जो है कोई एग्जांपल नहीं है इस कॉन्सेप्ट के जो है बारे में, ये लास्ट एग्जांपल है इस कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पर जो है आपसे यदि Kp या Kc की यूनिट पूछी जाए, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। इसी तरीके से आप Kp और Kc की यूनिट निकाल सकते हो, चाहे आपको कैसा भी वो फार्मूला दे दे, आपको उन कंडीशंस में ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड के लिए जो है 1 माना जाता है, लिक्विड के लिए भी आपको क्या मान लेना है, 1 मान लेना है, ठीक है। बाकी जो है सॉलिड यदि आयनिक अवस्था में आ जाए तो उसको तो लिखना होता है, लेकिन आयनिक नहीं होता तो उसके लिए 1 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप CH3 कौन सी अवस्था में, एक्वस अवस्था में है, मतलब जलीय। यहाँ पर जो है H2O लिक्विड अवस्था में है, यहाँ पर CH3CO- एक्वस अवस्था में है, और यहाँ पर भी एक्वस, एक्वस का मतलब हो गया जलीय अवस्था, ठीक है। L का मतलब हो गया लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे लिखना है, Ke का मान, Ke लिखना है हमको, तो इधर प्रोडक्ट वाले लिखने हैं, ठीक है। तो दोनों प्रोडक्ट वाले आप लिख लोगे। लिक्विड का मैंने आपको बताया था, लिक्विड लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पर लिक्विड को छोड़ देना है। तो यहाँ पर इसको लिखना है, पहले ये लिख दिया मैंने, फिर इधर H3O+ को लिखना है, ये भी लिख दिया। मल्टीप्लाई में लिखना होता है, मैंने आपको गुलबर्ग आगे का नियम समझाया था कि प्रोडक्ट के सक्रिय द्रव्यमानों का जो गुणनफल होता है वो क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के सक्रिय द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई में कर लिया था मैंने, CH3CO- और H3O+ का मल्टीप्लाई करके बटा में किसका भाग दूंगा मैं, CH3COH का, क्योंकि H2O का तो लिखना ही नहीं है, तो बटा में ये हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, साम्य स्थिरांक के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों का अनुपात जो है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट जो है, इनका अनुपात किसके बराबर हो गया, Ke के बराबर हो गया। इधर वाले प्रोडक्ट हो गए, इधर वाले रिएक्टेंट हो गए इसमें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट आपको लिखना होता है। तो ये आपका Ke हो गया, Ke का मतलब होता है साम्य स्थिरांक, ठीक है। अब इसके लिए आपसे इकाई पूछ ली जाए तो कैसे लिखनी है आपको इसकी इकाई, सबसे पहले Kc की इकाई लिखनी है। तो मैंने बताया था कि प्रत्येक की जगह पर आपको मोल प्रति लीटर लिखना है, तो CH3CO- की जगह पर मैंने मोल प्रति लीटर की पावर 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर CH3CO- की पावर 1 है, ठीक है। कोई पावर नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरे में H3O+ जो है इसकी पावर भी 1 हो गया, यहाँ पर मोल प्रति लीटर की पावर 1 बटा में CH3COH है, तो यहाँ पर भी मोल प्रति लीटर होगा, और इसकी पावर कोई नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। अब इसको आप काटोगे तो आप इसको काट सकते हो, इधर मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर गया
तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल मोल प्रति लीटर ये बच जाएगा ऊपर वाला। तो यहाँ पर लिख देंगे हम Kc बराबर मोल प्रति लीटर की पावर 1। ठीक है, तो इस प्रकार आप Kc निकाल सकते हो। अब Kp निकालना है तो यहाँ पर n की जगह पर वायुमंडल रखना होता है, क्योंकि ये दाब होता है इसके लिए, तो इसके लिए वायुमंडल रखा है यहाँ पर मैंने। तो वायुमंडल की पावर 1, इधर भी वायुमंडल या एटीएम भी लिखा मिल जाता है कई बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वायुमंडल की पावर 1, दूसरा H3O+ के लिए वायुमंडल की पावर 1, नीचे वाले के लिए वायुमंडल की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर वायुमंडल की पावर 1 से 1 गया और बचा क्या, वायुमंडल की पावर 1, ये आप लिख सकते हो। तो ये आपकी इसकी Kp की यूनिट हो जाएगी। यदि इनकी पावर कुछ अलग होती तो यहाँ पर भी आप उसी हिसाब से पावर को चेंज कर लेते। ठीक है, तो ये आपका जो है पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं Kp और Kc में संबंध। अब हम पढ़ेंगे Kp और Kc में क्या संबंध है। ठीक है, Kp और Kc में संबंध के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट जो है ये पूछे जाते हैं। अब इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा NG। ठीक है, तो मैं डेल्टा N लिखूँगा कई जगह पर, डेल्टा NG लिखूँ एक ही बात है। ठीक है, जी का मतलब है यहाँ पर गैसीय अवस्था, तो मैं यहाँ पर डेल्टा N लिख दूँ तो आप जो है टेंशन ना लें, एक ही बात है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे Kp और Kc में संबंध आपको निकालना है, तो कैसे है, मैंने आपको ये डायरेक्ट लिख दिया है संबंध समीकरण। इसको जो है आपको मैंने डेरिवेशन नहीं लिखाई है इसकी सॉल्व करके, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 11th-12th में चलती है डेरिवेशन, यहाँ पर तो केवल कॉन्सेप्ट चलते हैं कंपटीशन में। तो यहाँ पर Kp और Kc में कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा NG, ये आपको रट लेना है बुरी तरह से। ठीक है, तो Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा NG। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डेल्टा N आपको कैसे निकालना होगा, उत्पाद के मोल माइनस अभिकारकों के मोल करना होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट के मोल मतलब उत्पादों के मोल में से अभिकारकों के मोल आपको घटाने होंगे, तो डेल्टा NG आप यहाँ पर जो है आसानी से आ जाएगा। आपको मैं एग्जांपल कराऊंगा तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा डेल्टा N कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको इस समीकरण को 2-3 तरीके से लिख कर बता देता हूँ। Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा NG। कई बार ऑप्शनों में इसी समीकरण को घुमा फिरा के पूछ लेता है कि निम्न में से Kp और Kc का कौन सा संबंध सत्य है या जो है असत्य है। तो Kp बटा Kc भी हम इसको लिख सकते हैं और बराबर में डेल्टा NG यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक ही बात है, यहाँ पर Kp जो है उसके नीचे में यहाँ पर Kc को ले गया, तो Kp बटा Kc बराबर में क्या है यहाँ पर RT की पावर डेल्टा NG। तो इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है RT की पावर डेल्टा NG जो है मैं इसको Kp की बटे में ले जा रहा हूँ और Kc के बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने Kc बराबर Kp बटा RT की पावर डेल्टा NG लिख दिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। आपके समझ में आ गया होगा। पहले मैंने क्या किया, Kp को Kc के नीचे ले गया, तो Kp बराबर Kp बटा Kc बराबर बचा के यहाँ पर RT की पावर डेल्टा NG वो इधर लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इस फॉर्मूले में एक चेंज और किया, अब इसको RT की पावर डेल्टा NG को Kp के नीचे ले जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर Kp बटा RT की पावर डेल्टा NG हो गया और इधर में क्या हो गया, Kc हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम Kp और Kc को कई तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संबंध Kp और Kc के संबंध में सत्य है या फिर असत्य है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। और डेल्टा NG आपको कैसे निकालना है, उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। आप इस फॉर्मूले को ज़रूर याद कर लें कई बार लिख करके, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा NG। चलिए अब देखेंगे हम डेल्टा N कैसे निकालते हैं। पहले तो आपको 3 केस याद रखने हैं, 3 केस जो हैं इसके इम्पोर्टेंट हैं, जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो 3 केस बनते हैं डेल्टा NG के। एक तो डेल्टा N जब 0 के बराबर हो, या फिर डेल्टा N जब नेगेटिव हो, या फिर डेल्टा N का मान कैसा हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, ये 3 केस बनते हैं। अब तीनों केसों के बारे में आपको एक बार समझा देता हूँ। पहला केस हम देखते हैं, केस 1। इसमें क्या है, जब डेल्टा N किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो इस कंडीशन को दिखाता हूँ मैं एक समीकरण से। जैसे मैंने लिखा एक समीकरण H2 + I2 2HI। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख रहा हूँ ये समीकरण H2 + I2 2HI। अब यहाँ पर डेल्टा N कैसे निकालना है आपको,
देखिए डेल्टा एन निकालने के लिए क्या करना होता है, प्रोडक्ट जो है इधर वाला प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया, इधर वाले जो है बाई साइड में ये क्रियाकारक हो गए, ठीक है। ये इधर वाले प्रोडक्ट और इधर वाले रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक या अभिकारक, एक ही बात है। अब जो है प्रोडक्ट के आगे जो लिखा होता है वो, और इधर के जो क्रियाकारकों के आगे जो लिखे होते हैं वो, इन दोनों का अंतर ही क्या होता है, डेल्टा एन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देखोगे एच आई के आगे 2 लिखा हुआ है, आई टू जो है इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 हो गया। तो इधर भी आई टू के आगे 1 हो गया, और इधर एच टू के आगे भी क्या माना जाएगा, 1, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है तो 1 मानते हैं, ठीक है। तो अब 2 में से क्या घटाना है आपको, 1 + 1, ठीक है। यहाँ पर भी 2 हो गया ना, ये 1 + 1, तो यहाँ पर भी 2 - 2 कर देना है, तो कितना आ जाएगा, दोनों को घटाने के बाद डेल्टा एन का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया था, KP = KC × RT की पावर डेल्टा एन जी। अब आपसे मान लीजिए एक समीकरण दे करके आपसे पूछ लिया जाए कि KP क्या होगा, तो यहाँ पर पहले आपको डेल्टा एन का मान रखना है, जो मैंने आपको बताया है। वो कैसे निकालना था वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब डेल्टा एन का मान कितना आया था यहाँ पर, 0। तो इस फॉर्मूले के ऊपर डेल्टा एन का मान आपको लिख देना है, तो KP = KC × RT की पावर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेल्टा एन का मान ऊपर रख दिया, 0 था तो 0 रख दिया यहाँ पर। तो किसी भी संख्या के ऊपर 0 होता है तो इसका मतलब होता है 1। जैसे 2 की पावर 0 कहीं भी मिल जाए तो 1 हो गया, 3 की पावर 0 आ जाए तो 1 हो गया, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाता है तो इसका मतलब उसका 1 होता है आंसर, ठीक है। 4 की पावर 0 हो तब भी 1 होगा, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर RT की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1। तो KP बराबर क्या हो गया, यहाँ पर RT की पावर 0 है, तो यहाँ पर RT की जगह पर अब क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो जो है क्या आ जाएगा, KP = KC आ जाएगा, ठीक है। KP बराबर क्या आ गया, KC आ गया। तो पहले केस में क्या होता है, जब डेल्टा एन का मान 0 होता है तो उस समय KP और KC आपस में बराबर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जब डेल्टा एन का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिए एक समीकरण में आपको दे रहा हूँ N2 + 3H2 2NH3। अब इसके लिए डेल्टा एन हमको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के आगे माइनस, अब क्रियाकारकों के आगे जो लिखा हुआ है वो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 और 1 क्या हो गया, N2 के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, H2 के आगे 3 है तो 3 मान लेंगे, 3 और दोनों क्रियाकारकों को जोड़ दो, 3 + 1 4 हो गया, इधर क्या था, 2 था, तो प्रोडक्ट में से हम क्या घटाते हैं, रिएक्टेंट, तो 2 माइनस क्या कर दिया हमने, 4 कर दिया, ठीक है। तो 2 - 4 करने पर क्या आ गया, -2 आ गया। तो डेल्टा एन का मान क्या आ गया, -2 आ गया। अब उस फॉर्मूले में आप रख कर देखिए, KP = KC × RT की पावर डेल्टा एन में रखोगे आप डेल्टा एन का मान, तो यहाँ पर जो है KP = KC × RT की पावर -2 रख दिया हमने डेल्टा एन की जगह पर। अब यहाँ पर इसको देखोगे आप तो RT को किसके नीचे ले जाओ आप, KP के नीचे ले जाओ, ठीक है। तो KP के नीचे ले जाओगे तो KC के बराबर ये हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले आपको लिख कर बताया था। इस वाले को मैं जैसे KP के नीचे ले जाऊंगा तो ये KC के बराबर हो जाएगा, तो ये इस प्रकार KC के बराबर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये नीचे वाली घातांक, नीचे वाले जो बटे में है, इसका मान जब बढ़ेगा तो KP का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, KP का मान, इनका मान घटेगा, इधर वाला मान जो है घटेगा, तो KC का मान ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है KC का मान ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर KC जो है KP से क्या है, यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर KC क्या है, KP से बड़ा है। जब डेल्टा एन का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो KC जो है वो किससे ज़्यादा होता है, KP से ज़्यादा होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो जाता है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आपको पता है, जब डेल्टा एन का मान नेगेटिव है तब KC बड़ा है। अब डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, KC से बड़ा क्या हो जाएगा, KP हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे यहाँ पर स्कैनर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि KP जो है बड़ा है किससे, KC से, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको देख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको डेल्टा एन पॉजिटिव दिया तो डेल्टा एन आप निकाल लोगे, यहाँ कैसे निकालना है, इधर 2 है तो 2 रख दोगे, यहाँ पर 1 है तो 1 घटा दो, 2 - 1 करोगे तो +1 आ जाएगा। अब उस फॉर्मूले के ऊपर आप यहाँ पर +1 रख लेना, उस पर KP = KC × RT की पावर डेल्टा एन के ऊपर, KP = KC × RT की पावर डेल्टा एन के ऊपर क्या रखना है, आपको +1 रखना है, इसके ऊपर +1 रख दो। तो +1 रखोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इधर वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो इधर वाली वैल्यू से, ठीक है, तो नहीं, इधर वाली वैल्यू जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, और KP का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार आप जो है आसानी से जो है ये निकाल सकते हो। तो ये 3 केस आपको याद रखना, तीनों केस रटे हुए होने चाहिए आपको। डेल्टा एन का मान जब 0 होता है तो KP और KC आपस में बराबर होते हैं। जब डेल्टा एन का मान नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, KC से बड़ा क्या होता है, KP होता है।
जब डेल्टा एन पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में जो है के पी बड़ा होता है के सी से। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको एक समीकरण दे देगा इस प्रकार से कोई भी, और आपसे पूछेगा कि इसके लिए के पी बड़ा हो गया या के सी। तो आपको पहले डेल्टा एन का मान पता चला लेना है, फिर डेल्टा एन का तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। जब डेल्टा एन नेगेटिव आ जाए आपका तो बता देना के पी के सी के बराबर होगा। जब डेल्टा एन आपका नेगेटिव आए निकालने के बाद तो आप बता देना कि के सी बड़ा होगा के पी से। जब डेल्टा एन पॉजिटिव आए तो आप बता देना कि के पी बड़ा होगा के सी से। ये तीनों कंडीशंस जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, तो वो भी आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालना है आपको, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, याद रखना था, के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब यहाँ पर जो आर है, इस आर का मान होता है, ये नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका मान फिक्स होता है 0.08, ठीक है, 0.082 होता है। लेकिन आप जो है पॉइंट के बाद 2 संख्या तक भी रख दोगे तब भी आंसर सही आ जाता है। तो यहाँ पर आप जो है 0.08 भी याद रख लोगे तब भी ठीक है। तो यहाँ पर 0.082 लीटर एटीएम होता है, इसका आर का मान जो है 0.08 होता है, ठीक है। टी का मान जो है, टी का मतलब हो गया ताप, तो ताप हमेशा आपको केल्विन में रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में जब आप ताप का मान रखो तो उसको केल्विन में आपको रखना है। और केल्विन में निकालना कैसे है, जैसे आपको डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए तो उसमें 273 जोड़ देना, केल्विन में मान आ जाएगा, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस आपको देगा क्वेश्चन में, तो उसको उस टेम्परेचर में आप 273 और जोड़ देना, केल्विन में आ जाएगा। उसको फिर इस फॉर्मूले में टी की जगह पर रख देना, ठीक है। आर का मान मैंने आपको बता दिया 0.08 रखना है, और टी की जगह पर मैंने टेम्परेचर आपको बता दिया कैसे रखना है, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ के रखना है। अब आप यहाँ पर डेल्टा में एन मैंने आपको बता दिया था, मोल ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो है उत्पाद के मोल में से किसके घटा रहे थे हम, क्रियाकारक के मोल। तो क्या निकल रहा था, डेल्टा एन का मान या डेल्टा एन जी का मान निकल रहा था। ये बात मैंने अब लिख दी है यहाँ पर कि मोल ऑफ प्रोडक्ट मतलब उत्पादों के मोल में से क्या घटा रहा था मैं, क्रियाकारकों के मोल, तो डेल्टा एन का मान निकाल रहा था, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। चलिए अब देखते हैं इस डेल्टा एन के मान को निकाल करके। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि SO2 ये गैसीय अवस्था में, यहाँ पर अवस्थाओं को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट लिक्विड आ जाए तो उनके लिए एक मान हो जाता है। यहाँ पर इन अवस्थाओं से डेल्टा एन के मान चेंजअप हो सकता है, क्योंकि डेल्टा एन जो है केवल उन्हीं के लिए लिखना है आपको जो गैसीय अवस्था में हो या फिर आयनिक अवस्था में हो, ठीक है, बाकी के लिए नहीं रखना है। अब यहाँ पर आपको सवाल दिया है कि SO2 प्लस हाफ O2 बराबर क्या है, SO3 है, तो Kp बराबर Kc इंटू आर टी की पावर यहाँ पर x है, तो x का मान ज्ञात करो। तीनों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, A 1/2, B -3/2, C -1/2 और D 3/2। अब यहाँ पर आप देखोगे इस क्वेश्चन में x का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, इसमें ऊपर जो x है इसका मान आपको बताना है। तो कैसे निकालना है, यहाँ पर x का मतलब हो गया यहाँ पर डेल्टा एन, क्योंकि इस फॉर्मूले में डेल्टा एन होता था x की जगह पर, के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता था ना, तो यहाँ पर डेल्टा एन के बराबर हो गया x। तो अब डेल्टा एन का मान निकाल लो, x का मान अपने आप आ जाएगा। कैसे निकालना है डेल्टा एन का मान, उत्पाद वालों में से क्रियाकारक को घटा देना। तो यहाँ पर जो है डेल्टा एन निकालने के लिए क्या करना है, उत्पाद में SO3 है तो इसके आगे 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने। अब इसमें से घटाना होता है तो माइनस लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर आप देखोगे क्रियाकारकों में तो दो है SO2 और हाफ O2। तो SO2 की जगह पर आपने 1 रख दिया पहले, क्योंकि इसके आगे 1 है। अब O2 की आगे क्या है, यहाँ पर 1/2 है, तो 1 + 1/2 कर देना है, ठीक है। तो 1 + 1/2, क्योंकि क्रियाकारकों के दोनों जोड़ने, यहाँ पर 1 है तो 1 जोड़ देना, SO2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 + 1/2 कर देना यहाँ पर। और यहाँ पर SO3 के आगे 1 था तो 1 में से इसको घटा देना है, क्योंकि उत्पाद में से किसको घटाते हैं, क्रियाकारकों को घटाते हैं। अब 1 में से 1 + 1/2 घटाओगे तो 1 + 1/2 का मतलब हो गया 3/2। तो 3/2 जो है कैसे आ गया, यहाँ पर LCM लेंगे तो यहाँ पर 2 नीचे 2 ले लेते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई जो है ऊपर करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 2 भाग दोगे तो उसके बाद ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 आता है, ठीक है। तो 3/2 आप सॉल्व कर लेना, 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब इधर जो है 1 था तो 1 में से क्या घटाएंगे हम, 3/2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 3/2 आ जाएगा। और इसमें से 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा, और बटा में 2 हो गया, तो यहाँ पर आ गया -1/2। ये आपको सॉल्व कर लेना है।
तो कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है आंसर -1/2। तो इस प्रकार x का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि अभिक्रिया N2 + 3H2 2NH3 Kc बराबर क्या है? 1.44 इंटू 10⁻⁻5 है। तो 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर Kp का मान निकालना है। अब यहाँ पर आपको क्या दे दिया? T का मान डिग्री सेल्सियस में दिया, तो आपको केल्विन में बदलना है। कैसे बदलना है? 500 में आप 273 जोड़ दें तो क्या किस में आ जाएगा? केल्विन में। तो अब आपको Kp बराबर क्या था? वो फॉर्मूला Kc इंटू RT की पावर क्या था? डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन का मान इस फॉर्मूले से आपको निकाल देना है। ऊपर वाले में N2 + 3H2 2NH3, इधर 2 है और इधर क्या है? इधर 2 है। डेल्टा एन निकालना है तो 2 है, इधर क्या है? 3 है और इधर 1 है। ठीक है, इधर क्या हो गया? 3 और 1 4 हो जाएगा। इधर 2 है तो 2 में से क्या घटा देंगे? 1 + 3 घटा देंगे तो 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एन कितना आ जाएगा? यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब डेल्टा एन का मान -2 आ गया, तो अब आपको Kp निकालना है। तो Kp का फॉर्मूला आपको बता ही दिया था। Kp बराबर क्या था? Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन का मान हमने -2 निकाल लिया। R की जगह पर अपन को क्या रखना है? 0.08 और T की जगह पर क्या रखना है? 500 में 273 जोड़ेंगे तो 773 हो जाएगा। तो T की जगह पर तापमान आपको कितना रखना है? 773 केल्विन। और Kc का मान यहाँ पर जो है आपको दिया गया है 1.44 इंटू 10⁻⁻5 और Kp का मान पूछा है। तो इस फॉर्मूले में आप इन मान को रख करके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1.44 इंटू 10⁻⁻5 बटा 0.08 इंटू 773 की पावर 2। चलिए सॉल्व करके एक बार आपको ये दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व किया था। देखिए ये फॉर्मूला था कि उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे कि वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन का मान कैसे आया था? वो उस समीकरण से आया था 2 - 4 -2 आया था। अब इसमें रखेंगे हम Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी में। तो पहले मैंने Kp बराबर लिखा और उसके बाद Kc की जगह पर क्या रख दिया मैंने? सवाल में जो है दे रखा था ये Kc का मान 1.44 इंटू 10⁻⁻5 ये सवाल में दिया गया था। N2 R की जगह पर मैंने 0.08 रख दिया और T की जगह पर कितना रखा मैंने? 773, क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस था। डिग्री सेल्सियस को मैंने केल्विन में बदलने के लिए 273 क्या जोड़ दिया उसमें 500 में। तो 500 में जब 273 जोड़ा तो क्या आ गया? 773 आ गया। अब 773 मैंने यहाँ पर रख दिया और डेल्टा एन की पावर -2 रख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए, अब ये जो डेल्टा एन की पावर -2 रखा था, अब -2 वाले को अपन नीचे ले जाते हैं बटा में, तो ये इसके बटे में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या को जब हम बटे में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1.44 इंटू 10⁻⁻2 जो था वो ऊपर रह गया। अब इस संख्या को हम नीचे ले गए तो ये नीचे आ जाएगी और बटा में ऊपर माइनस में थी तो नीचे बटे में आती है तो ये प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है Kp का मान आ गया और ऑप्शन में ये सीधा सीधा दिया हुआ था, इस वजह से आंसर वो होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको आंसर ये था पहले वाला। ठीक है, तो इसमें डेल्टा एन आपको निकालना बता ही दिया। डेल्टा एन का मान निकालना ही जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको आर का मान याद रखना है, 0.08 रटा होना चाहिए क्योंकि ये फिक्स होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जैसे कि साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करने वाले कारक। कौन से कारक साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करते हैं? ठीक है, नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में वो दे देता है कि कौन सा कारक साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। इस वजह से डायरेक्ट मैं आपको वो कारक बता रहा हूँ जो प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बाकी करते हैं, बाकी सभी करते हैं। अब आपको वो ध्यान रखने जो प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद रखना है प्रारंभिक सांद्रता। ये क्या है कि प्रारंभिक सांद्रता जो है ये साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करती है। जैसे कि मान लीजिए पहले का अनुपात 5 था, इसका 6 था, 4 था। अब इनको किसी भी जो है सांद्रता इनकी कितनी भी रखी जाए, लेकिन ये अनुपात जो है यही रहेगा। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक सांद्रता पर यह निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो साम्य स्थिरांक जो है सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है।
मान लीजिए इसको 5 लूँ या 10 लूँ या 20 लूँ, तब भी यही अनुपात रहना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो साम्य स्थिरांक यहाँ पर ध्यान रखना है, साम्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं साम्य स्थिरांक की। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है साम्य स्थिरांक। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है साम्य स्थिरांक जो है ये इस पर जो है साम्य स्थिरांक की बात कर रहा हूँ, ना कि साम्य की। तो यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता जो है ये इसको प्रभावित नहीं करती है। अगला है, यहाँ पर चाहे इनकी कितनी भी सांद्रता लूँ मैं, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि सांद्रता जो है इसकी प्रारंभिक सांद्रता साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करती है। अगला है, अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, साम्य स्थिरांक की बात कर रहा हूँ, ना कि साम्य की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में दे सकता है कि साम्य प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दे सकता है, और साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होता। तो यह आपको ध्यान रखना है, अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होता है, ना कि साम्य। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन साम्य प्रभावित हो सकता है उत्प्रेरक की उपस्थिति से, आपको ध्यान रखना है। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, साम्य स्थिरांक है ना कि साम्य, क्योंकि उत्प्रेरक जो है साम्य को तो कम कर देता है ना। जैसे पहले मैंने बताया था एक ग्राफ में आपको कि पहले मान लीजिए बिना उत्प्रेरक के तो इतना जो है रास्ता बनाना पड़ रहा था उसको, दोबारा दूसरा उत्प्रेरक दिया तो वो चीज़ जो है कम समय में, मतलब जल्दी दूसरे रास्ते से, आसान रास्ते से उसमें बदल गई। तो मैंने बताया था ना, पहले मान लीजिए इतना वो लग रहा था इसमें समय, और दूसरे टाइम में जो है जल्दी से उत्पाद में बदल गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो तो साम्य वाली कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर मैं साम्य स्थिरांक की बात कर रहा हूँ, के ई की। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, के ई की। तो ये उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, कौन, साम्य स्थिरांक, ना कि साम्य। साम्य तो प्रभावित हो सकता है, लेकिन साम्य स्थिरांक जो है उसको प्रभावित ये नहीं करता है उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है साम्य स्थिरांक से संबंधित। साम्य तो इनसे प्रभावित हो सकता है, लेकिन साम्य स्थिरांक नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है आपको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा पूछता है ऑप्शन में दे करके क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। काफ़ी बच्चे जो है साम्य याद ध्यान रख करके कर जाते हैं ऑप्शन में, उस हिसाब से तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो मान लीजिए साम्य स्थिरांक ना दे करके साम्य दे देता है, तो वहाँ पर अलग बात हो जाती है। और यहाँ पर साम्य स्थिरांक देता है, तो ये सभी तीनों चीज़ जो है साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करती हैं, सांद्रता, अक्रिय गैस और उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, तो ये आज जो है आपका जो है इम्पोर्टेंट पार्ट था। इससे आगे जो है और इसकी महत्वपूर्ण जो पार्ट हैं वो आते जाएंगे। धीरे धीरे हम बेसिक से अब जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है आप 2 बार देखें, एक बार समझ में नहीं आती है तो आसानी से आपको डेल्टा एन वगैरह ये सभी आपको आसानी से निकालना आ जाएंगे। जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करवा दूंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। उससे बाहर जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगे। लैब असिस्टेंट की तो क्या औकात, आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा रहा। धन्यवाद।